नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 19, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के परिवहन एवं जनसंचार। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के परिवहन एवं जनसंचार के माध्यम को कि किस किस प्रकार से किस किस तरीके से उत्तराखंड के जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं परिवहन एवं जनसंचार में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एवं बीपीएससी की आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530 या 9696060689 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। सर्च कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या हमारे नोटिफिकेशन शेड पर जाइए, वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही में आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परिवहन एवं जनसंचार की सुविधाओं के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो परिवहन एवं संचार व्यवस्था आधुनिक विकास के प्रमुख साधन हैं। बिल्कुल, परिवहन और जो संचार व्यवस्था है यही आधुनिक विकास के प्रमुख साधन माने जाते हैं। और माने क्यों जाते हैं? बिल्कुल प्रमुख साधन ही हैं। और राज्य में यदि हम परिवहन व्यवस्था की बात करें तो राज्य में परिवहन व्यवस्था के साथ साथ जनसंचार के माध्यमों की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड स्टेट है पूर्ण रूप से पर्वतीय स्टेट है। तो यहाँ की जो बोल सकते हैं कि जो संरचना है वो संरचना क्या है, थोड़ी सी दुर्गम है। इसलिए यहाँ पर परिवहन व्यवस्था थोड़ी सी अन्य राज्यों के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिछड़ी हुई है, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो धीरे धीरे उसके लिए अब सरकार अग्रसर रही है। इसी के साथ साथ भारत चीन युद्ध के पश्चात सामरिक महत्व को देखते हुए इसमें अधिक विकास और तेजी की ओर आई है। जिस प्रकार अभी करंट में आपने सुना होगा उत्तराखंड स्टेट के लिए, उत्तराखंड से अभी जो मानसरोवर यात्रा है वहाँ के लिए भी अभी रोड बना दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे परिवहन को अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, एस्टेब्लिश कर रही है, जिससे वहाँ की परिवहन व्यवस्था में सुधार हो। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में परिवहन संरचना। बिल्कुल, उत्तराखंड में परिवहन संरचना। उत्तराखंड राज्य में परिवहन व्यवस्था के विस्तार की अनेक भौगोलिक बाधाएं हैं। मैंने आपको पूर्व बताया कि भौगोलिक बाधाएं हैं। क्या क्या भौगोलिक बाधाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, किंतु सरकार इन बाधाओं को दूर कर परिवहन के विस्तार की रणनीति को तैयार है। इसी के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 की बात करें तो राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 43,762 अर्थात 43,772 किलोमीटर है। और राज्य के गठन जब हुआ था, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था, तब उसकी लंबाई 10,000 किलोमीटर थी। कितनी थी? 10,000 किलोमीटर थी। इसी के साथ साथ राज्य के परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है तो ध्यान रखिएगा, राज्य के परिवहन को 4 प्रकार में बांटा गया है, जो कि हमको अन्य स्टेट में भी देखने में मिलेंगे। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन। अब ये जो जल परिवहन होता है ना, ये हर स्टेट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़ी नदियाँ नहीं हैं या कोई बड़ा ऐसा क्षेत्र नहीं है, जलीय क्षेत्र, जहाँ से एक दूसरी जगह से आ सके। तो सड़क परिवहन आपको मोस्टली हर स्टेट में मिलेगी। रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, परंतु जल परिवहन आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है अधिक से अधिक। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवहन की व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है, तो वह 4 प्रकार की। सड़क व्यवस्था, सड़कों के माध्यम से रेल व्यवस्था, रेल के माध्यम से वायु व्यवस्था, हवाई जहाज के माध्यम से जल परिवहन या नौका या नौकायन व्यवस्था के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं, चारों को डिटेल्स में हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, सड़क परिवहन। यदि सड़क परिवहन की बात की जाए तो उत्तराखंड के कुल यातायात में सड़क परिवहन का योगदान 85% है। मतलब अधिकतर जो मार्ग हैं वो सड़क मार्ग हैं। सड़क मार्ग क्या होते हैं? एक तो परिवहन के लिए सुगम भी होते हैं और अगर मुश्किल नहीं, अगर मैं सुगम के साथ एक सुगमता के साथ में एक सड़क परिवहन की बात करूँ तो उनकी लागत कम होती है। जैसे कि एयरपोर्ट बनाना या अन्य कोई भी व्यवस्था हो, यदि हम अन्य परिवहन के बारे में सड़क परिवहन की बात करें तो वहाँ पर लागत भी कम होती है। और सड़क परिवहन में क्या है कि आप कह सकते हैं कि हर आम व्यक्ति भी अपना परिवहन कर सकता है।
परिवहन के माध्यम का लाभ उठा सकता है। तो उत्तराखंड में 85% योगदान सड़क परिवहन का है, जो कि सड़कों, सेतुओं मतलब ब्रिज, उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। और राज्य में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई संख्या अधिक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो गढ़वाल मंडल है वहाँ पर सड़कों की लंबाई अधिक है, सड़कों की संख्या अधिक है, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं उन नदियों के समांतर यहाँ पर सड़कें बनाई गई। ध्यान रखिएगा, इस मंडल के अधिकांश सड़कें नदियों के समांतर बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ राज्य में सड़क परिवहन के अधिकांश मार्ग पर या भाग पर गढ़वाल मोटर्स यूनियन लिमिटेड, गढ़वाल मोटर्स कोऑपरेटिव ट्रांसफर सोसाइटी लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल मोटर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड तथा सीमांत सहकारी संघ आदि निजी कंपनियों का यहाँ पर विस्तार है। तो कौन कौन सी निजी कंपनियों का विस्तार है, कौन कौन से हैं, तो आपको ज्ञात होगा गढ़वाल मोटर्स ऑन यूनियन लिमिटेड, गढ़वाल मोटर्स ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल मोटर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड, सीमांत सहकारी संघ आदि निजी कंपनियों का यहाँ पर विस्तार है। इसके साथ साथ गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनिटेड लिमिटेड जो है वो एशिया की यातायात कंपनियों में से एक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1871 में, माफ़ कीजिएगा 1841 में, क्षमा चाहता हूँ, 1841 में कोटेश्वर पौड़ी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोटेश्वर पौड़ी में हुई थी। और इसका कार्यकाल कहाँ पर है इसका कार्यालय? तो ध्यान रखिएगा, इसका कार्यालय ऋषिकेश में है। तो आप कह सकते हैं कि गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1841 में हुई और इसका कार्यालय ऋषिकेश में है। इसी के साथ साथ कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में हुई थी। कहाँ पर है? काठगोदाम में है, और इसका कार्यालय रामनगर तथा टनकपुर में स्थित है। अब कार्यालय याद रखिएगा, रामनगर और टनकपुर में। सन याद रखिएगा 1939, और नाम है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड। अगला है हमारा गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसफर सोसाइटी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये रामनगर में हुई थी। ये याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इस प्रकार के। तो गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई और कहाँ पर हुई? रामनगर में हुई। आइए सड़क मार्गों के वर्गीकरण की बात करते हैं कि कितने प्रकार के सड़क मार्ग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला होता है नेशनल हाईवे, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद होता है स्टेट हाईवे, राज्य उच्च पथ के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। इसके बाद होता है संपर्क मार्ग, जो 2 या 2 से अधिक जिले को या किसी क्षेत्र को, बड़े कस्बे को जोड़ते हैं, वे सभी के सभी संपर्क मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों को हम यहाँ पर डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। यदि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो 2 विभिन्न राज्यों के मुख्य नगर तथा स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाला मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न राज्यों के 2 मुख्य नगर या स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाला जो मार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल हाईवे होते हैं इनका निर्माण और इनका अनुरक्षण या इनकी देखभाल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो जून 2017 के आंकड़े की बात करें तो जून 2017 के आंकड़ों के अनुसार जो नेशनल हाईवे की लंबाई है उत्तराखंड स्टेट में वो है आपकी 2841.9 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 2841.9 किलोमीटर है। इसी के साथ साथ राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2016 तक राज्य के सभी विभागों के अधीन कुल लंबाई 42,702 किलोमीटर। इसमें लगभग 32,064.80 किलोमीटर लोक निर्माण विभागाधीन या 3,421 किलोमीटर स्थानीय निकाय तथा 7,216 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन वन्य व अन्य विभागों के अधीन मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े बहुत जरूरी है, ये याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ 2004 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी थी? 9 थी, परंतु अब वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 14 हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, 5 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं, नेशनल हाईवे बन चुके हैं। तो आप हो गई कितनी हो गई? 14 हो गई। और इसी के साथ साथ एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हिमालय हाईवे के नाम से त्यूनी जो देहरादून में स्थित है वहाँ से लोहा घाट तक जोड़ने वाली 659 किलोमीटर लंबी 2 लेन की सड़क 2005 से निर्माणाधीन है, जो कि जल्द होकर तैयार हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय हाईवे के नाम से जो है वो कहाँ से कहाँ तक है आपको ज्ञात होना चाहिए। त्यूनी देहरादून से लोहा घाट तक है और 659 किलोमीटर तक है। इसके साथ साथ कुमाऊं रामनगर को गढ़वाल कोटद्वार से जोड़ने वाला कंडी मार्ग माउंटेन रोड को अंग्रेजियों ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा,
कंडी मार्ग का दूसरा नाम क्या है? माउंटेन रोड। अगर क्वेश्चन आ गया कि कंडी मार्ग का दूसरा नाम है या मतलब कंडी मार्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो वो माउंटेन रोड, और ये अंग्रेजों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था, कुमाऊं रामनगर को गढ़वाल कोटद्वार तक जोड़ने के लिए। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सड़कों के निर्माण व संरक्षण में सीमा सड़क संगठन, DGBR, लोक निर्माण विभाग, जिला परिषद एवं नगर पालिका आदि संस्थाएं योगदान करती हैं। यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं योगदान करती हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि सड़कों के निर्माण संरक्षण में सीमा सड़क संगठन, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ DGBR, लोक निर्माण विभाग, जिला परिषद, नगर पालिका और अन्य संस्थाओं का योगदान रहता है सड़क निर्माण के लिए। साथ में हल्द्वानी में अंतर्राज्य बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्य स्तरीय बड़े बस अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हल्द्वानी में। इसी के साथ साथ सड़क परिवहन के चालकों हेतु देहरादून की तरह हल्द्वानी में भी एक चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है, जो कि चालकों को प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराएगा। साथ में जो RTO के लाइसेंस की जो नियमीकरण होते हैं, उस नियमीकरण के अंतर्गत यहाँ पर प्रशिक्षण तथा साथ में यहाँ पर विभिन्न क्रियाकलाप को भी कराया जाएगा। साथ में एक योजना आई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। कब राज्य में आई? 1998 में शुरू हुई। तो याद होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना 1998 में आरंभ हुई। इसके साथ साथ राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH58 है। NH58 नेशनल हाईवे 58 है, जो कि 379.8 किलोमीटर, तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 72A है, जो कि 7.5 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी के साथ साथ सीमा सड़क कार्य बल द्वारा दीपक परियोजना, एक दीपक परियोजना किससे संबंधित है? ये एक चीज़ आ जाती है कि भैया दीपक परियोजना किससे संबंधित है, तो सड़कों से संबंधित है, मतलब सड़क परिवहन से संबंधित है। ध्यान रखिए, तो दीपक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो कि ऋषिकेश जोशीमठ होते हुए माणा तक जाता है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 94 जो कि ऋषिकेश चंपा यमुनोत्री तक जाता है, इसको 2 लेन बनाया जा रहा है। 2 लेन समझते हैं? ये 2 लेन इस टाइप का होता है, यहाँ पर वृक्ष लगाए जाते हैं और ये 2 लेन होता है, 1 वे इधर से और 2nd वे इधर से। तो आप कह सकते हैं कि सीमा सड़क कार्यबल द्वारा दीपक परियोजना के अंतर्गत 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, 58 और 94। आइए बात करते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं NH9 से, अर्थात नेशनल हाईवे 9 या राष्ट्रीय राजमार्ग 9, जो कि पिथौरागढ़ पासपोर्ट नेपाल के सीमा तक 53 किलोमीटर तक है। इसी के साथ NH58 राष्ट्रीय राजमार्ग 58 उत्तर प्रदेश सीमा के मंगलोर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिवपुरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, खंकरा, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग होते हुए गोविंद घाट, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ होते हुए माणा तक जाता है, जो कि स्टेट का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है 58, जो कि 379.8 किलोमीटर पर फैला है। इसी के साथ साथ NH72 मैं आपको बता चुका हूं, जो कि हिमाचल प्रदेश की सीमा से शुरू होता है। धौलपुर, सहसपुर, झाझरा, देहरादून, बुल्लवा, कांसकराव, मोतीचूर, जो कि NH58 वहाँ पर जाके मिल जाता है। 92.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी के साथ साथ अगला है हमारा NH72A, जो उत्तराखंड स्टेट का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से शुरू होता है, देहरादून तक जाता है, 7.5 किलोमीटर का है। इसी के साथ साथ NH72B हिमाचल प्रदेश की सीमा से शुरू होता है, पोंटा साहिब तक जाता है, 40.5 किलोमीटर तक। इसी के साथ अगला है आपका NH73 रुड़की से भगवानपुर उत्तर प्रदेश सीमा तक जाता है, 22 किलोमीटर तक जाता है। इसी के साथ साथ NH74 हरिद्वार से उत्तर प्रदेश की सीमा पर चलते हुए जसपुर, काशीपुर, बाराखेड़ा, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, पुनः उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि 162 किलोमीटर का है। और अंतिम है हमारा NH87, जिसको आप कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से शुरू होता है, रुद्रप्रयाग, पंतनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, भवानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण और बद्रीनाथ तक जाता है। तो ये थे आपके कुछ हमने देखे कि कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग थे। आइए थोड़ा और देख लेते हैं। कर्णप्रयाग के पास NH58 तक 314 किलोमीटर जाता है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको। NH87 जो है 314 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, 314 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी के साथ साथ अगला है आपका NH94 ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, अम्बपाता, टिहरी, धारासू, कुथानूर, खरसाली, यमुनोत्री तक 236.8 किलोमीटर तक जाता है।
अगला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160A जो कि चमोली, गोपेश्वर, ऊखीमठ, वारंबारी तक 69 किलोमीटर तक जाता है। इसी के साथ साथ अगला है आपका NH 108 धारासू, उत्तरकाशी, मनेरी, भटवारी, पुरगा हर्षिल, मेरोघाट, गंगोत्री तक जाता है। 124 किलोमीटर लंबाई है। अगला है आपका NH 109 रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, केदारनाथ तक जाता है, जिसकी लंबाई है आपकी 76 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं हम NH 119 है हमारा, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से शुरू होता है। कोटद्वार, दुगदड़ा, सतपुली, बनघाट, बुखालल, पौड़ी, श्रीनगर तक जाता है 137.1 किलोमीटर तक। अगला देख लेते हैं हम NH 121 NH 121 जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 है। काशीपुर के पास NH 74 के जंक्शन से शुरू होता है। रामनगर, गिरज्जिया, धूमाकोट, बिरुमखाल, थड़ीसेल, त्रिपाड़ीसेड़, पाबो, पेथाण, चिपलघार, चोपंडू बुबाखल के पास NH 119 तक समाप्त हो जाता है, जिसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। अगला देख लेते हैं हम NH 123 हर बर्टपुर के पास NH 72 के जंक्शन से शुरू होता है, जो कि विकासनगर, कालसी, बड़वाला, नैनबाग, नौगांव, बड़कोट तक 111.4 किलोमीटर तक जाता है। इसी के साथ साथ अगला है हमारा NH 125 जिसकी लंबाई 202.1 किलोमीटर है। सितारगंज के पास NH 74 से शुरू होता है और खटीमा, टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ तक जाता है। अगला नेशनल हाईवे है हमारा NH 309A जो कि रामेश्वर, गंगोलीहाट, बेरीनाग, चौकारी, कांडा, बागेश्वर तालुका, अल्मोड़ा तक 126 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगला है हमारा NH 309B जो कि अल्मोड़ा के पास NH 109, रामेश्वर NH 125 65 किलोमीटर तक स्थित है। इसी के साथ साथ अगला है हमारा NH 334 पुरकाजी, लक्सर, हरिद्वार तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई है आपकी 45 किलोमीटर। अगला है आपका NH 707A जो कि त्यूनी NH 707 के नाम से जाना जाता है, जो कि देहरादून का क्षेत्र है। चक्राता, बेहड़ियाना, मसूरी, नई टिहरी, श्रीनगर NH 7 तक 35 किलोमीटर तक जाता है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड स्टेट के राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे, जिनको हमने यहाँ पर देख चुके हैं कि कितने नेशनल हाईवे हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा नेशनल हाईवे है, साथ में कितने नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देख चुके हैं। आइए शुरू करते हैं अगला पॉइंट, राज्य उच्च पथ। राज्य में स्थित विभिन्न नगर, जनपद, मुख्यालय व प्रमुख स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को राज्य उच्च पथ कहा जाता है। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो राज्य के स्टेट हाईवे होते हैं ना, वे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ संपर्क मार्ग की यदि हम बात करें तो राज्य में स्थित विभिन्न नगरों के निकटवर्ती जो गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, एक दूसरे से जो जुड़ते हैं, उनके मार्ग को संपर्क मार्ग कहा जाता है। और इन मार्गों का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या विभिन्न योजना के द्वारा कराया जाता है। यू मोटर यात्रा कांडी मार्ग रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य दूरी को कम करता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग में आता है। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, मोटर यात्रा योग्य कांडी मार्ग रामनगर और हरिद्वार के मध्य की दूरी को कम करता है। ध्यान रखिएगा कौन सा? कांडी मार्ग। यह अंग्रेजों ने बनवाया था, ठीक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम। यदि उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की बात की जाए तो राज्य में सड़क परिवहन निगम की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को की गई। कब की गई? 30 अक्टूबर 2003 को की गई। देहरादून, नैनीताल, टनकपुर में निगम के 3 डिवीज़न कार्यालय हैं। कहाँ पर? देहरादून, नैनीताल और टनकपुर, इसके निगम के 3 डिवीज़न कार्यालय हैं। कौन सा निगम? उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम के 3 कार्यालय हैं, आपको ध्यान रखना है, नैनीताल, टनकपुर और देहरादून। कब हुई थी स्थापना? 30 अक्टूबर 2003 को। किसकी स्थापना? उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना। तो ये था आपका उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम। आइए शुरू करते हैं सड़क परिवहन से संबंधित राज्य व केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना की चर्चा की जाए तो इस योजना की शुरुआत 24 अक्टूबर 1998 को की गई। कब की गई? 24 अक्टूबर 1998 को की गई। इसके अंतर्गत देश के महानगरों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ऐसी है, ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक ऐसी योजना है जो कि भारत में बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। इसको आपने भूगोल के चैप्टर में देखा होगा, भूगोल के जो हमारा लेक्चर सीरीज है उसमें पढ़ाया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना
आप भूगोल का पापा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। तो यदि हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें तो उसमें दिल्ली से चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, मतलब कैसा है, एक शॉर्ट में बताऊं तो ये दिल्ली, दिल्ली से सीधा चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई, ध्यान रखिए, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और कोलकाता, मतलब एक ऐसा है आपका, ये इस प्रकार का बन जाता है आपका। वैसे अगर मैं देखूं तो ऐसा होता है आपका दिल्ली, दिल्ली से आपका होगा इधर क्या आपका कलकत्ता, कलकत्ता के बाद आपका चेन्नई, चेन्नई के बाद आपका मुंबई, और ये ऐसा यहाँ पर जुड़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेन योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शामिल है इसके अंतर्गत, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता नगर को आपस में जोड़ा जाएगा। और राज्य में प्रदूषण मुक्त सिटी बसों का संचालन उत्तराखंड में हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में शुरू किया गया है। और राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज की शुरुआत नवंबर 2007 से की गई। जैसे होता है ना, किसी नंबर की स्टेट की जो सीरीज होती है, जैसे यूके 13, 36, 32 गाड़ी नंबर जो भी हो फलाना ठिकाना, तो हम कह सकते हैं कि भैया यूके सीरीज की शुरुआत नवंबर 2007 से की गई है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से शुरू की गई है, नवंबर 2007 से शुरू की गई, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून से। अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का राज्य में शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत मैदानी भागों में 500 लोगों के आदिवासी क्षेत्र तथा जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में 250 लोगों के आदिवासी क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मतलब मान के चलिए एक गांव है कुछ, इन गांवों को आपस में सड़कों के माध्यम से जोड़ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक उद्देश्य है। अब इसमें ये याद रखिएगा कितने लोग और कौन सा क्षेत्र, तो याद होना चाहिए मैदानी भाग में 500 लोग, आदिवासी क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र में 250 लोग के जो गांव हैं या क्षेत्र हैं उनको आपस में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला है आपका चारों धाम। तो चार धाम उत्तराखंड के नाम से समझ में आ जाएगा आपको। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, नाम से समझिए, ऑल वेदर मतलब सभी ऋतुओं में चलने वाला, बिल्कुल चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना। इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को हुई थी। इसके अंतर्गत राज्य में चारों धाम को जोड़ने वाले राजमार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है और इस परियोजना का पूरा करने का लक्ष्य 2020 तक निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना। इसी के साथ साथ अगली बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजना है सेतु भारत योजना। सेतु मतलब होता है ब्रिज। जितने भी हाईवे हैं, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या कोई बड़ा मार्ग, उनके पास में जो रेलवे निकलते हैं ना, तो आपको देखता होगा आपकी रेलवे ब्रिज नहीं होते हैं, तो वहाँ पर रेलवे फाटक होते हैं, जिनसे कई दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेतु भारतम योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित क्रॉसिंग एवं ट्रैफिक जाम के समस्या के निदान हेतु राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से रेलवे और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है सेतु भारतम योजना। ध्यान रखिएगा, जितने भी नेशनल हाईवे हैं, साथ में जो बड़े बड़े स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे के साथ में स्टेट हाईवे का नाम इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से संबंध रखते हैं, और जहाँ से बड़े बड़े रेल मार्ग हैं वहाँ पर अब ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो, पर सड़क परिवहन भी तेज चल सके और रेल परिवहन को भी कोई बाधा ना हो। इसलिए सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है और इस योजना का लक्ष्य भारत के सभी राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। आइए अगला परिवहन है हमारा सड़क परिवहन के बाद अगला परिवहन शुरू होता है, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट परिवहन के नाम से जाना जाता है, वह है हमारा रेल परिवहन। तो आइए देख लेते हैं रेल परिवहन के इतिहास से शुरू करेंगे और वर्तमान तक चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के रेल परिवहन। तो 1884 में राज्य के प्रथम रेल पथ राममुख से काठगोदाम, अब रेल पथ मतलब रेलवे पटरी रास्ता, तो 1884 में 1884 में राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया था और राज्य में 2 प्रकार के रेल पथ कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, राज्य में 2 प्रकार के रेल पथ कार्यरत हैं। प्रथम रेल पथ उत्तर रेलवे की बड़ी लाइन है। ध्यान रखिएगा, उत्तर रेलवे की बड़ी लाइन होती है प्रथम रेलवे पथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की कलसिया, लक्सर, रुड़की होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक जाती है। ये बात हो गई आपकी प्रथम रेलवे की। द्वितीय रेलवे की बात करें तो द्वितीय रेलवे पथ भी उत्तर प्रदेश रेलवे की बड़ी लाइन है, जो कि लक्सर, हरिद्वार और देहरादून से गुजरती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 रेलवे पथ हैं जो कि दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और 1 जनवरी 1996 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से भी जोड़ दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1996 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ दिया गया। इसी के साथ साथ
राज्य में रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उत्तराखंड स्टेट का अंतिम रेलवे स्टेशन वो है आपका रामनगर। ध्यान रखिएगा, अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका? रामनगर है, जो गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों क्षेत्र के लिए उपयोगी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए उपयोगी माना जाता है और अंतिम स्टेशन ध्यान रखिएगा रामनगर है। और 1900 ईस्वी में हरिद्वार के देहरादून से जोड़ा गया था। मतलब हरिद्वार को देहरादून से रेल मार्ग से कब जोड़ा गया था? तो 1900 में जोड़ा गया था। और मार्च 1900 में स्थापित देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन माना जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन सा माना जाता है? उत्तर रेलवे का। अंतिम नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंतिम तो रामनगर ही रहेगा पूरे स्टेट का, परंतु उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन देहरादून है, जो कि 1900 में बनाया गया था। हरिद्वार से जोड़ा देहरादून को जोड़ा गया था। इसी के साथ साथ राज्य में कुल रेलवे लाइनों की लंबाई 345 किलोमीटर है, जिसमें 284 किलोमीटर बड़ी लाइन के लिए है, 61 किलोमीटर लाइन छोटी लाइन है। 61 किलोमीटर मतलब छोटी लाइन की ट्रेन चलती है। और 41 रेलवे स्टेशन या हाल्ट है, हाल्ट मतलब स्टॉपेज। तो उत्तराखंड में 41 रेलवे स्टेशन है और राज्य के केवल 6 जिले हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में रेल लाइन है। बाकी के राज्यों में अभी रेल लाइन नहीं बिछी है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसी के साथ साथ राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए, हरिद्वार है। और सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जिला कौन सा है? तो वह आपका पौड़ी। सबसे अधिक हरिद्वार और सबसे कम कौन सा हो गया आपका? पौड़ी। इसी के साथ साथ देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से लाल कुआं से काशीपुर तथा छोटी लाइन पूर्वोत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खमीटा से टनकपुर चंपावत तक छोटी लाइन जो पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है वे बिछी गई हैं। इसी के साथ साथ टनकपुर से बागेश्वर के निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को मार्च 2012 में हर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया और अंत में आने वाली इसका जो पूरा खर्चा है वह केंद्र सरकार करेगी। मतलब केंद्र सरकार अब टनकपुर से बागेश्वर तक रेल निर्माण को बढ़ा रही है। 2012 में इस परियोजना को शुरू किया गया था और निर्माणाधीन मुजफ्फरनगर रुड़की रेल पथ हेतु राज्य सरकार द्वारा 50% वित्त पोषण भी किया जा रहा है। मतलब 50% वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और जो 50% वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पथ का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। काठगोदाम, नैनीताल और कोटेश्वर पौड़ी बड़ी रेलवे लाइनों के प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है। ध्यान रखिएगा, टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम, नैनीताल जिला, कोटेश्वर पौड़ी जिला, ये बड़ी रेल लाइनों के प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है। और टनकपुर चंपावत छोटी रेलवे लाइन का टनकपुर स्टेशन है। याद होना चाहिए, टनकपुर जो है चंपावत जिले का छोटी रेलवे लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग गुजरता है। ध्यान रखिएगा, जो राजाजी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके बारे में मैं आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वन आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको पढ़ाए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। तो राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग गुजरता है और राज्य में प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन अभी प्रस्तावित है, जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में है। तो आप कह सकते हैं कि मेट्रो भी आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल सकती है, हरिद्वार से ऋषिकेश, हरिद्वार या ऋषिकेश और देहरादून। इसी के साथ साथ वर्ष 2000 के मॉडल रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन को सितंबर 2008 में ISO का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि भैया ISO प्रमाणित उत्तराखंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो है आपका देहरादून। कब? 2008 में इसको दर्जा दिया गया था। आइए अगले परिवहन की बात करते हैं, वायु परिवहन। राज्य के सभी जिलों तथा पर्यटक स्थलों पर एक हेलीपैड के निर्माण के साथ राज्य में 10 सेना के हेलीपैड बनाए गए हैं। अब सेना के हेलीपैड क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स लगती हैं हमारे स्टेट से, तो राज्य के सभी जिले जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी एक हेलीपैड बनाए गए हैं, जो कि कई VIPs, VVIPs या अन्य आम आदमी भी हेलीकॉप्टर के साथ हेलीकॉप्टर में परिवहन के माध्यम से आ सकता है। साथ में 16 मई 2008 को केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि अगस्त मुनि तथा फाटा नामक स्थान से संचालित होती है। और अगस्त मुनि से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर से जाने में 40 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 40 मिनट का समय लगता है। आप उसमें हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से हवाई अड्डे या कौन कौन से हेलीपैड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका दून हवाई अड्डा, देहरादून में है। इसे वर्ष 2007 में जोली ग्रांट बढ़ाकर बोइंग और हवाई अड्डा एयरवेज उतारने योग्य बना दिया गया है और यह सर्वाधिक संचालन में रहने वाला उत्तराखंड का
दून हवाई अड्डा है जो कि देहरादून में है। इसी के साथ साथ पंतनगर हवाई अड्डा जो कि उधम सिंह नगर में है, इसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्गो एयरपोर्ट मतलब समझ से हो, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अधिक से अधिक हो सकता है, कार्गो प्लेन यहाँ पर उतर सकते हैं। पंतनगर हवाई अड्डे जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला है आपका नौसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, इसे ATR 72 टाइम के विमानों के परिचालन योग्य बनाया जा रहा है, जो कि नैनी सैनी, माफ़ कीजिएगा, नौसेना नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, नैनी सैनी हवाई अड्डा है जो कि पिथौरागढ़ जिले का है। इसे ATR 70 टाइम के विमानों के परिचालन योग्य बनाया जा रहा है, जिसमें बड़े विमान भी जा सकें। अगला है आपका गोचर हवाई अड्डा जो कि चमोली में है, यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस हेतु हैंगर का निर्माण भी किया जा रहा है। और अन्य है आपका चिन्यासी सोड़ हवाई अड्डा जो कि उत्तरकाशी में है, और बाकी अन्य जिलों में छोटे छोटे हवाई हेलीपैड्स हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। तो हेलीपैड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रमुख पढ़ लीजिएगा, बस बहुत है। अगला परिवहन है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट परिवहन, जल परिवहन। यदि मैं जल परिवहन की बात करूं तो राज्य में प्रवाहित गंगा नदी, यमुना नदी, अन्य नदियों में नौकाओं के माध्यम से आवागमन का कार्य संचालित किया जाता है। और राज्य में नदियों में रिवर राफ्टिंग एवं कैनोइंग जैसे साहसिक खेल भी आयोजित किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो UPSC सिलेक्ट होते हैं ऑफिसर्स या कोई भी स्टेट PSC से, उत्तराखंड में यदि आप सिलेक्ट होते हैं, आपको रिवर राफ्टिंग या कैनोइंग जैसे बोल सकते हैं खेलों का बहुत अच्छा आनंद मिल सकता है। तो अपने आप में एक अद्भुत है ये, इसका मजा ही अलग है। तो राज्य की नदियों में रिवर राफ्टिंग एवं कैनोइंग जैसे साहसिक खेल आयोजित किए जाते हैं। और ये था आपका परिवहन व्यवस्था, जिसमें हमने देखा रेल व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो आइए शुरू करते हैं अगली व्यवस्था, उत्तराखंड में जनसंचार व्यवस्था। यदि उत्तराखंड के जनसंचार व्यवस्था की बात की जाए तो देश या राज्य में जनसंचार के माध्यमों का विशेष महत्व है। और राज्य में जनसंचार के माध्यम डाकघर, समाचार पत्र, अन्य पत्रिकाओं के साथ दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि का धीरे धीरे विकास हुआ है। इसी के साथ साथ मनोरंजन जो कि साधन है, जानकारी, भविष्यवाणी, दैनिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करने में भी ये सभी के सभी माध्यम अब जनसंचार के साधनों को बढ़ा रहे हैं। कि किस प्रकार से जनसंचार धीरे धीरे या जनसंचार अब वर्तमान की बात करें तो जनसंचार अब बढ़ चुका है, क्योंकि मोबाइल की प्रगति आ चुकी है, टेक्नोलॉजी अब प्रगति में है। आइए हम बात करते हैं कि राज्य में कौन कौन सी जनसंचार सेवाएँ उपलब्ध हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पुरानी और सबसे पहली शुरू करने वाली डाकघर योजना के बारे में। पहली मतलब डाकघर मतलब प्रथम जनसंचार की एक माध्यम है, ध्यान रखिएगा। कई लोग चिट्ठियों में लिखकर अपने संदेश पहुंचाते थे, जो कि आज भी वर्तमान में भी चल रहा है। और राज्य के अल्मोड़ा में 5 प्रधान डाकघर का भवन बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। राज्य के अल्मोड़ा में 5 में प्रधान डाकघर का भवन बनाया गया है, जिसे 2005 में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष पूरा कर लिया है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यदि बात करें तो उत्तराखंड में 2722 डाकघर कार्यरत हैं। आइए बात करते हैं अगला, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन का नाम आपने सुना होगा, अभी तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा फेमस है दूरदर्शन। राज्य में दूरदर्शन केंद्र वर्ष 1994 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है। अगला है आपका आकाशवाणी। यदि मैं आकाशवाणी की बात करूं तो राज्य में आकाशवाणी का प्रारंभ 1986 में किया गया था, जो कि अल्मोड़ा से शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, आकाशवाणी होता है ना, जैसे कोई भी आकाशवाणी हो, अब रेडियो सुनते होंगे। अब वर्तमान में तो रेडियो का प्रयोग बहुत कम हो गया है, परंतु पूर्व में रेडियो का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता था। आज भी कई क्षेत्रों में रेडियो का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। तो राज्य में आकाशवाणी का प्रारंभ 1986 में अल्मोड़ा से शुरू किया गया था। और राज्य में आकाशवाणी के 2 केंद्र है, अल्मोड़ा तथा पौड़ी में। यानी कि कहाँ कहाँ पर है, अल्मोड़ा और पौड़ी में राज्य के 2 आकाशवाणी केंद्र हैं। आइए अगला है आपका प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक का अगला टॉपिक है। हम इसको यहाँ पर शुरू करेंगे कि भैया उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इस सीरीज़ को हम देखेंगे जल्दी से जल्द। तो कुमाऊँ का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने लिखी है 1937 में। ध्यान रखिएगा, कुमाऊँ का इतिहास बद्रीदत्त पांडे द्वारा 1937 में लिखा गया है। अगला है कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि तथा कुमाऊँ का लोक साहित्य, डॉक्टर त्रिलोचंद पांडे द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर त्रिलोचंद पांडे द्वारा लिखा गया है। अगला है हमारा गढ़वाल का इतिहास, हरिकृष्ण रतुड़ी। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा 1928 को लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 1-2 रचना आती हर साल। टिहरी का इतिहास या उत्तराखंड का इतिहास का जो 21वां भाग है वो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला है हिमालय का इतिहास, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट की रचना है। अगला उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच की रचना है। अगला है शोर का अतीत, डॉक्टर राम सिंह 2007 इनकी रचना है। अगला है आपका
हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल है आपका डॉक्टर अजय रावत ने लिखी है। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास केदार सिंह फोनिया 2000 में लिखी है। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास केदार सिंह फोनिया द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड में जन जागरण आंदोलन का इतिहास डॉक्टर योगेश धस्माना द्वारा 2006 में लिखा गया है। अगला है आपका द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड केदार सिंह फोनिया द्वारा 2009 में लिखा गया है। केदार सिंह फोनिया द्वारा जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया 2006 पर्यावरण जॉन हेविड द्वारा लिखा गया है। दून एवं उसके आर्किटेक्ट देवकी नंदन पांडे द्वारा 2009 में लिखा गया है। भारतीय हिमालय की प्रबंध करनी रणनीति विकास एवं संरक्षण जो बुक है वो प्रोफेसर मदन सौरभ सिंह रावत डॉक्टर दिनेश प्रताप द्वारा भारतीय हिमालय की प्रबंधन की रणनीति विकास एवं संरक्षण लिखी गई है। अगली बुक है हमारी मध्यम हिमालय की कला डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच द्वारा 2003 में लिखी गई। कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन गंगा दत्तू उप्रेती द्वारा किया गया। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन गंगा दत्त उप्रेती की रचना है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा गंगा दत्त उप्रेती की रचना है। कुमाऊं का चित्रकला डॉक्टर यशोदा मठपाल की एक रचना है। सेंट्रल हिमालय डॉक्टर MSS रावत की रचना है, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर MSS रावत की रचना है। डिस्कवरिंग राजा जी अंजलि रवि पांडे जो कि 2008 में लिखी गई थी। अगली रचना है हमारी द बॉय फ्रॉम लंपाटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ चुके हैं ये बुक। द बॉय फ्रॉम लंपाटा किसकी रचना है? NS थापा की रचना है, NS थापा। बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीट स्टिल गो देहरा लेंटोस डेज द रूम ऑफ द रूफ हेड ऑफ इनोसेंस एक्सेस फ्रॉम द वाटर लाइफ द इंडियन घोस्ट या लोन फॉक्स राउसिंग, ये जो कि आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा पूछ चुके हैं पहले, इसको भी IMP लगाइए, याद कर लीजिएगा। इस वीडियो सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एकमात्र माध्यम है जो कि बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा प्रदान कर रहा है और हमारे वीडियो में इतनी क्वालिटी, इतनी बेस्ट क्वांटिटी होती है कि आपने यदि वीडियो देख लिए, यदि उनके पापा वीडियो देख लिए तो आपको कहीं बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रीलिम्स तो यूं ही निकल जाएगा बिल्कुल। तो लोन फॉक्स राउसिंग आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। अगला है आपका क्रीड़ा पथ। यदि मैं क्रीड़ा पथ की बात करूं तो क्रीड़ा पथ उत्तरांचल 2004, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ राजेश्वर मोहन उप्रेती द्वारा 2012 में लिखी गई है। उत्तराखंड संस्कृति का जो चौथा अंक आया था वो डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच द्वारा 2004 में लिखा गया है। अगला है उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश डॉक्टर राजेंद्र बलोदी द्वारा 2008 में लिखा गया है। अगला है हमारा लोनली फरोज ऑफ द वाटरलैंड कल्याण सिंह पांगती द्वारा लिखा गया है। मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण आचार्य धर्मानंद द्वारा लिखा गया है। गीता का गढ़वाली अनुवाद पंडित उमादत्त नेथानी, नंदकिशोर डोडियाल व आदित्य राम द्वारा गीता का गढ़वाली में अनुवादन किया गया है। ये पूछ चुके हैं कि गीता का गढ़वाली लैंग्वेज में अनुवाद किस किस ने किया, तो पंडित उमादत्त नेथानी, नंदकिशोर डोडियाल, आदित्य राम ने गीता का गढ़वाली अनुवाद किया है। अगला है आपका गढ़वाली हिंदी शब्दकोश अरविंद पुरोहित एवं बिना बेंजवाल 2006 में किया गया है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून GRG विलियमसन 1874 में किया गया है। हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स AFT एटकिंसन, ये पूछ चुके हैं एक बार, ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स AFT एटकिंसन द्वारा लिखी गई है तथा 1882 से 86 तक 14 खंडों में प्रकाशित इस क्षेत्र का पहला गजेटियर्स इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, AFT एटकिंसन द्वारा। इसी के साथ साथ होली हिमालय ई शेरमैन ओकले द्वारा 1905 में लिखी गई है। गढ़वाल देहरादून गजेटियर्स HG वाल्टर द्वारा 1911 में लिखी गई है। देहरादून का गजेटियर्स 2006 में इसका हिंदी अनुवाद किया था प्रकाश थपलियाल ने, ये पूछ चुके हैं, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। देहरादून का गजेटियर्स जो कि 2006 में इसका हिंदी अनुवाद हुआ था, प्रकाश थपलियाल द्वारा इसकी रचना की गई है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स HG वॉल्टन 1921, अल्मोड़ा गजेटियर्स HG वॉल्टन 1928, हिमालय ट्रेवल्स जोध सिंह नेवी 1920, ध्यान रखिएगा, हिमालय ट्रेवल्स जोध सिंह नेगी 1920। अगला है हमारा हिमालयन फोकरोल दारा दत्त गेरेला ओकले 1935, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेकर 1948, हिमालय परिचय 1 और 2, एक में था आपका गढ़वाल जो कि राहुल संस्कृत्यायन ने 1953 में लिखा। हिमालय परिचय 2 था जो कि कुमाऊं क्षेत्र का था, राहुल संस्कृत्यायन ने ही 1959 में
इनने लिखा था, मतलब एक ही व्यक्ति थे। 1953 में गढ़वाल और 1959 में कुमाऊँ के हिमालय परिषद भारी 2 को इन्होंने लिखा। गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न, एंशेंट मतलब मॉडर्न, मतलब एंशेंट और मॉडर्न, प्राचीन और आधुनिक, पातीराम 1917 की रचना है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल 1977 इनकी रचना है। गढ़वाली भाषा की स्पंद, माफ कीजिएगा, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा रमाकांत बेंजावाला द्वारा 2010 में लिखी गई है। अगला है आपका गढ़वाली लोकगीत एक संस्कृत अध्ययन डॉक्टर गोविंद चातक द्वारा लिखा गया है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा लिखी गई है। हिमालय की खस डॉक्टर डी शर्मा द्वारा, नलकीगा हिमालय की खस डॉक्टर डी शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात 2008। भीड़ साक्षी है द क्राउन बियर्स विटनेस स्पर्श गंगा। सपने जो सोने न दे प्रलय के बीच 2013 की आपदा पर लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ चुके हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। सपने जो सोने न दे के साथ साथ प्रलय के बीच 2013 की आपदा। शिखरों के संघर्ष एक उपन्यास और कथाओं की पहाड़ी कहानी संग्रह है जो कि रमेश पोखरियाल निशंक इसके रचिता हैं। अगला है आपका नंदा के जागर बसंती बिश्व द्वारा 2013 में रचना की गई है। एशिया की पीठ पर प्रोफेसर चंद्रशेखर पाठक एवं प्रोफेसर उमा भट्ट द्वारा 2007 में लिखी गई है। दिल्ली की झलक भाषा 1, 2, 3 चिंतामणि पालीवाल द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन 1980 में लिखी गई। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन 1980। मध्य हिमालय का पुरातत्व डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच 1981। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जिम कार्बेट रुद्रप्रयाग का आदमखोर भाग टी टॉप्स इनके द्वारा लिखा गया है। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय भजन सिंह सिंह द्वारा 1986 में लिखा गया है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको सारी रचना बता दूंगा, इसके बाहर रचना जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय भजन सिंह द्वारा 1986 में लिखा गया। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, मैं आपको पूर्व में इसकी डिटेल बता चुका हूं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो क्रमांक 2, 3, 4 देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा डॉक्टर शेखर पाठक 1987। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल डॉक्टर RS टोलिया 1815 से 1818। ब्रिटिश कुमार गढ़वाल डॉक्टर RS टोलिया, इन्होंने 1836 से 1856 में। अगला है नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, ये पूछ चुके हैं। डॉक्टर RS टोलिया की प्रमुख रचना है नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, पूछ चुके हैं। दानकी का इंपॉर्टेंट लगाइएगा। नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षण अक्षांश दर्पण डॉक्टर RS टोलिया। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड डॉक्टर RS टोलिया 1815 से 1884। पटवारी घराट चाय डॉक्टर RS टोलिया साहब। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट डॉक्टर RS टोलिया की प्रमुख रचना, ये भी याद रखिएगा, इसको भी IMP लगाइए। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट डॉक्टर RS टोलिया। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति शेर सिंह पागंती, ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति शेर सिंह पागंती। उत्तराखंड की विभूतियाँ, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास शक्ति प्रसाद सकलानी द्वारा 2005 में रचित की गई। तो ये थी आपकी कुछ बुक्स या बोल सकते हैं कि कुछ रचनाएं, और उनके हमने रचनाकर्ता को यहाँ पर देखा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ रचनाएं यहाँ रह गई होंगी। तो आइए अगला शुरू करते हैं, समाचार पत्र। यदि उत्तराखंड के समाचार पत्रों की बात की जाए तो जॉन मैकनिनन, ध्यान रखिएगा, जॉन मैकनिनन राज्य के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स 1882 में मसूरी अंग्रेजी के संपादक थे। जॉन मैकनिनन राज्य के ये प्रथम संपादककर्ता थे जो कि समाचार पत्र द हिल्स, इसे 1842 में मसूरी अंग्रेजी में छापा गया, संपादक कहे गए। और राज्य में पत्रकारिता के प्रारंभ की यदि बात की जाए तो राज्य में पत्रकारिता का प्रारंभ स्थानीय लोगों के द्वारा जशपुर उधम सिंह नगर में तथा 1868 में प्रकाशित समय विनोद समाचार पत्र से हुआ था। कब हुआ था? तो 1868 में हुआ था पत्रकारिता का विकास, समय विनोद समाचार पत्र के माध्यम से हुआ था। और यह समाचार पत्र जो है 1878 तक राज्य में प्रकाशित हुआ, मतलब 10 साल यह जो पत्रकारिता के रूप में जो समाचार पत्र है ये प्रकाशित हुआ 1868 से लेकर 1878 तक। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार है। अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन 1877 से अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, डिबेटिंग क्लब के ये पूछ चुके हैं एक बार, इसको भी IMP लगाइए। अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन 1877 में अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा शुरू किया गया। अल्मोड़ा अखबार के संपादक बुद्धि वल्लभ पंत
नीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल 1871 से 1913 तक ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया। पूछ लेंगे भैया कि शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किसने किया? बुद्धि वल्लभ पंत, लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल ने किया। स्वतंत्रता सेनानी और इतिहासकार और राजनीतिक बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार से संबंधित थे। इसी के साथ साथ वर्ष 1906 में कुली बेगार प्रथा, मैं इस प्रथा को डिटेल में बता चुका हूं पूर्व में। इसके विरुद्ध में देहरादून में गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से किया गया। तो क्वेश्चन आ गया कि भैया इनमें से कौन सी पत्रिका कुली बेगार प्रथा से संबंधित? तो आपको ज्ञात होना चाहिए गढ़वाली मासिक पत्रिका कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध से संबंधित है। गढ़वाली मासिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो गढ़वाली मासिक पत्र के प्रथम संपादक थे वे थे पंडित गिरिजादत्त नैथानी, और बाद में यह मासिक पत्र का जो है वो साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तित हो गई। इसी के साथ साथ गढ़वाल समाचार का प्रकाशन वर्ष 1902 से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो गढ़वाल समाचार है उसका प्रकाशन 1902 में शुरू हुआ था पंडित गिरिजादत्त के संपादन में। ध्यान रखिएगा, किसके संपादन में? पंडित गिरिजादत्त के संपादन में शुरू हुआ था। और 1912 से गढ़वाली पत्र का प्रकाशन पंडित विशंभर दत्त चंदोला ने किया। ध्यान रखिएगा, 1912 से गढ़वाली पत्र का प्रकाशन पंडित विश्वंभर दत्त चंदोला ने किया। इसी के साथ साथ विशाल कीर्ति वर्ष 1913 से 1917 तक पौड़ी से सदानंद कुकरेती के संपादन में प्रकाशित हुआ, और विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्रिका थी। अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र मासिक पत्रिका कौन सी थी, तो आना चाहिए विशाल कीर्ति। इसी साथ साथ स्वाधीन प्रजा पत्र साप्ताहिक का प्रकाशन 1930 से विक्टर मोहन जोशी द्वारा किया गया। समता पत्र साप्ताहिक का प्रकाशन 1934 से मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा शुरू किया गया। याद होना चाहिए कि समता पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1934 में किया गया। पताका पत्र जो कि साप्ताहिक था, इसका प्रकाशन 1939 से शुरू हुआ। सोहन सिंह जीना द्वारा शुरू किया गया, पर्वतीय राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र था। अब यदि क्वेश्चन आ गया कि पर्वतीय राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, तो वह था आपका पताका पत्र। इसी के साथ साथ कर्मभूमि साप्ताहिक का प्रकाशन फरवरी 1939 से शुरू हुआ। इसका प्रकाशन भक्त दर्शन भैरवदत्त ने शुरू किया, और यह गढ़वाल क्षेत्र की साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रजाबंधु रानीखेत से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका श्रेय जयदत्त बेला को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय किसको जाता है? जयदत्त बेला को दिया जाता है। तो ये थे कुछ समाचार पत्र। आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रमुख पत्रिकाएं। बिल्कुल इस वीडियो में सारी डिटेल देने वाला हूँ मैं आपको, सारे जनसंचार के माध्यम को बताने वाला हूँ, सब कुछ बता भी चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं प्रमुख पत्रिकाएं को। उत्तराखंड दर्शन देहरादून से एक मासिक पत्रिका थी। पर्वताचल देहरादून से मासिक पत्रिका। युगवाणी ये भी देहरादून से शुरू हुई थी, मासिक पत्रिका। धाद देहरादून से अनियमित पत्रिका थी, कभी भेज देते थे। पहाड़ नैनीताल से वार्षिक पत्रिका थी। उत्तरा नैनीताल से त्रैमासिक पत्रिका थी। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से त्रैमासिक पत्रिका थी। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से मासिक पत्रिका थी। पूर्वासी अल्मोड़ा से वार्षिक पत्रिका थी। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से वार्षिक पत्रिका थी। राष्ट्रीय उजाला दुगड्डा पौड़ी से त्रैमासिक पत्रिका थी। अंतरोजाला दुगड्डा पौड़ी से मासिक पत्रिका थी। तो ये थी प्रमुख पत्रिका जो कि हमने देखी। आइए अगला देख लेते हैं राज्य के प्रमुख समाचार पत्र की उत्तराखंड में कौन कौन से समाचार पत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला है आपका देवभूमि समाचार। यदि देवभूमि समाचार की बात की जाए तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसका स्थान नंदप्रयाग। हिमवंत समाचार पत्र साप्ताहिक था, देहरादून से शुरू हुआ। नैनीताल समाचार पत्र पाक्षिक नैनीताल क्षेत्र में। सत्यापथ समाचार ये भी साप्ताहिक था, कोटद्वार में। गढ़वाल समाचार पत्र दैनिक था, लैंसडाउन पौड़ी में। बद्री विशाल समाचार पत्र दैनिक था, हरिद्वार। दैनिक जागरण संस्करण और दैनिक था, ये भी देहरादून से। अमर उजाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दो पूछ चुके हैं, अमर उजाला और दैनिक जागरण पूछ चुके हैं, पहले IMP लगाइएगा दोनों को। दैनिक जागरण संस्करण दैनिक देहरादून से। अमर उजाला संस्करण दैनिक देहरादून से। उत्तर उजाला दैनिक हल्द्वानी से, ध्यान रखिएगा, उत्तर उजाला दैनिक हल्द्वानी से। हिमाचल साप्ताहिक देहरादून मसूरी से। द हिल्स दैनिक मसूरी ये भी आपका हो गया। पौड़ी टाइम्स साप्ताहिक पौड़ी से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, पौड़ी टाइम्स साप्ताहिक पौड़ी से शुरू हुआ था। मसूरी टाइम्स साप्ताहिक मसूरी से शुरू हुआ था। गढ़वाल पोस्ट अंग्रेजी का था, साप्ताहिक था, देहरादून से शुरू हुआ था। दून दर्पण दैनिक था जो कि देहरादून से शुरू हुआ था। और अंतिम है आपका कर्मभूमि साप्ताहिक था जो कि लैंसडाउन से शुरू हुआ था। तो ये थे आपके कुछ समाचार पत्र जिनको हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन से समाचार पत्र कहाँ कहाँ से शुरू हुए थे या कहाँ कहाँ पर बढ़ते हैं। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तराखंड की फिल्में। ये भी एक जनसंचार का माध्यम है,
उत्तराखंड की फिल्में। यदि उत्तराखंड के सिनेमा की बात की जाए तो उत्तराखंड में सिनेमा का इतिहास 1983 से पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल से हुआ। तो पहली बात तो भैया ये याद रखिए कि उत्तराखंड में जो सिनेमा का इतिहास है कब से शुरू हुआ, 1983 से शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ, पारेश्वर गौड़ द्वारा शुरू हुआ। पहली फिल्म कौन सी बनी थी, जगवाल। कैसी फिल्म थी, गढ़वाली फिल्म थी, ठीक है। इसके बाद कुमाऊनी भाषा को पहली फिल्म कौन सी थी, मेघा। तो आपको ज्ञात होना चाहिए गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा थी, और राज्य की सबसे सफल फिल्म की यदि हम बात करें तो घरजवे थी जानकी का। राज्य की सबसे अधिक देखने जाने वाली जो फिल्म रही है, सबसे सफल फिल्म मानी गई वो थी घरजवे। और राज्य की प्रथम म्यूजिक वीडियो की बात करें तो जो राज्य का प्रथम म्यूजिक वीडियो है, एल्बम है, वो है आपका झुम्पा। तो झुम्पा क्या है, झुम्पा राज्य का प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम है। इसके साथ साथ उत्तराखंड फिल्म नीति 2015 राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 में लागू की गई। और इस नीति के क्या क्या बिंदु थे, आइए देख लेते हैं। हर राज्य चाहता है कि वहाँ पर हर चीज़ का विकास हो, फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इसी प्रकार फिल्मों के विकास के लिए फिल्म नीति 2015 सरकार द्वारा लाई गई, जिसमें नए शूटिंग स्थलों का सुनियोजित विकास किया जाए, राज्य को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड एक बोल सकते हैं कि इतना प्राकृतिक राज्य है, इतना सुंदर, इतना भव्यपूर्ण राज्य है कि यहाँ पर शूटिंग तो बिल्कुल बनती है, आम बात है। तो कहीं ना कहीं शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसी साथ साथ फिल्म निर्माण प्रदर्शन के क्षेत्र में आवश्यक अवस्थापन सुविधाएं को विभिन्न वित्तीय संस्थानों और निजी निवेश के माध्यम से विकसित किया जाएगा। क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा कि अधिक से अधिक क्षेत्रीय कलाकार उत्तराखंड से निकलें, जो कि राज्य का एक बोल सकते हैं कि राज्य को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाएं। साथ में फिल्म के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा, पुरातात्विक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि फिल्म जब लोग देखेंगे तो देखेंगे कि भैया उत्तराखंड में इतनी प्यारी चीज़ है, क्यों ना चलें उत्तराखंड, यही वाली बात है। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके उत्तराखंड राज्य के धार्मिक, उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक, उत्तराखंड के धरोहर का प्रचार प्रसार भी फिल्मों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई है। उत्तराखंड राज्य की पहला फिल्म अवार्ड भी मिला था, जो कि 2018 में आयोजित किया गया था जानकी का 27 मई 2018 को। तो उत्तराखंड राज्य का पहला फिल्म अवार्ड 27 मई 2018 को कहाँ आयोजित किया गया था भैया, मुंबई में आयोजित किया गया था जानकी का। मुंबई की बात ही अलग है। तो मुंबई को 27 मई 2018 को आयोजित किया गया था। इस अवार्ड की जो अध्यक्षता थी वो पहली उत्तराखंड फिल्म के निर्माता पारेश्वर गौड़ ने की थी, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, पारेश्वर गौड़ की भी फिल्म इन्होंने पहली बनाई थी। आगे देख लेते हैं फिल्म या आकाशवाणी। तो राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई, 2015 में लागू की गई। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब शुरू हुआ, 1983 में शुरू हुआ। IMP लगाइएगा। 1983 में प्रदर्शित और पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी, जगवाल थी, जो कि गढ़वाली लैंग्वेज में थी। कुमाऊनी भाषा की पहली लैंग्वेज वाली फिल्म कौन सी थी, मेघा आ पहली फिल्म थी। सबसे सफल फिल्म कौन सी थी, तो सबसे सफल फिल्म थी आपकी घरजवे। ध्यान रखिएगा, सबसे सफल फिल्म थी आपकी घरजवे। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक कौन है, तो नरेंद्र सिंह नेगी साहब राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक माने जाते हैं। और कलाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका उत्तराखंड की उर्मी नेगी हैं। ये पूछ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा, एक पक्की बात है, याद कर लीजिए। उत्तराखंड की कोई सी भी एग्जाम हो, ये जी के संबंधित आते ही आते क्वेश्चन। कलाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका उर्मी नेगी। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म समलोंधा, वीडियो नहीं वीडियो, ध्यान रखिएगा, वीडियो फिल्म समलोंधा है। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा था, अभी मैंने आपको बताया था, IMP है। राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है फिल्म विकास परिषद, जिसका गठन 2016 में किया गया है। और साथ साथ में राज्य के लिए कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार है, जो सबसे अधिक ऑडिट कैसेट के गीतकार हैं, प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम के निर्माता हैं, या कई अन्य प्रकार की महिला गायिकाएं हैं, अन्य ऑडिट कैसेट के गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक अधिकार हैं, इन सभी को हर विधा के गीत गा चुके हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं गणेश वीरान। गणेश वीरान साहब की बात हो रही है कि भैया गणेश वीरान उत्तराखंड राज्य सरकार के एक ऐसे प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जिन्होंने कई गीत, कई म्यूजिक वीडियो, कई एल्बम के निर्माता किए हैं, कई अधिक गायक गायिकाओं को काम दिया है। धन की कई महिलाएं गायिकाएं, कई गायक इनके माध्यम से आगे बढ़े हैं। तो गणेश वीरान जी के बारे में यही है। और राज्य में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, तो राज्य में आकाशवाणी केंद्रों हैं अल्मोड़ा और पौड़ी। और राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र 3 हैं, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ध्यान रखिएगा,
केंद्र कितने हैं? 3 हैं, गोपेश्वर, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़। और राज्य में सिनेमाघर 2015-16 के अनुसार 55 हैं और मल्टीप्लेक्स कितने हैं? पीवीआर 2013-14 के अनुसार 3 मल्टीप्लेक्स उत्तराखंड स्टेट में हैं। आइए अगला पॉइंट शुरू करते हैं, राज्य की प्रमुख फिल्में या आकाशवाणी। तो यही वही आकाशवाणी है और वही फिल्में दे रखी हैं, तो देख लेते हैं एक बार और। फिल्म है आपकी जगवाल। जगवाल थी पारेश्वर गोडवाला, पहली गढ़वाली फिल्म थी। इसके बाद फिल्म घरजवें जो सबसे अधिक चली है, 1985 में बनी थी। फिल्म बद्री केदार जिसका निर्माण विश्वेश्वर दत्त नौटियाल ने किया था और यह फिल्म 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म है और यह फिल्म दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली। ध्यान रखिएगा, 29 सप्ताह तक चलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लगभग 200 दिन से अधिक, मतलब 200 दिनों के लगभग अगर ये कोई फिल्म चल रही है तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जो दिल्ली का संगम सिनेमा हॉल है, संगम टॉकीज संगम सिनेमा हॉल है और यहाँ पर ये फिल्म 29 सप्ताह तक चली थी, जो कि एक अपना एक रिकॉर्ड बनाती है घरजवे फिल्म। साथ में कभी सुख कभी दुख बंदेश नौटियाल द्वारा बनाई गई एक फिल्म है। मेघा आ कुमाऊं भाषा में बनी पहली फिल्म है। बेटी बुआरी यह फिल्म गंगोत्री चित्रकला द्वारा निर्मित तथा चंदन ठाकुर द्वारा निर्देशित है। ब्यारी हो तो इन्हीं सूरज प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित प्रथम फिल्म है। बोई गढ़वाली फिल्म जो 2004 में प्रदर्शित की गई थी, यह वही फिल्म है जिसका नाम है आपका गढ़वाली फिल्म 2004 में प्रदर्शित की गई थी। चेली, यदि चेली की बात की जाए तो चेली 2004 में कुमाऊं द्वारा प्रदर्शित की गई थी। ध्यान रखिएगा, चेली 2004 में कुमाऊनी में प्रदर्शित की गई थी। चालदा जात्रा की यदि बात करें तो चक्रधर फिल्म्स द्वारा 2005 में जोनसार भाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा जात्रा। मंगतू है आपकी बोलिया महेश प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन के जीवन पर आधारित फिल्म है जो कि वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई थी। पूछ चुके हैं, अमर शहीद श्रीदेव सुमन 2007 में प्रकाशित हुई थी। चक्रचाल, इस फिल्म के निर्देशक नरेंद्र कुमार हैं। तेरी से के निर्देशक अनुज जोशी हैं। याद अली, जिसको टिहरी वर्ष 2010 में अनुज जोशी द्वारा निर्देशित किया गया था, IMP है, इसको याद कर लीजिएगा। याद अली को टिहरी वर्ष 2010 में अनुज जोशी द्वारा निर्देशित की गई थी। अगली है लिया ठुंगार। यदि लिया ठुंगार की बात करें तो गढ़वाली फिल्म 2014 में प्रदर्शित की गई थी। और सत्यमंगलिया की बात करें तो सत्यमंगलिया एक कुमाऊनी फिल्म थी जो कि 2015 में प्रदर्शित की गई थी। और साथ में मेजर निराला। यदि मेजर निराला की बात करें तो गढ़वाली फिल्म जून 2018 में प्रदर्शित फिल्म साहित्यकार तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित फिल्म है मेजर निराला। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मेजर निराला। इस फिल्म में राज्य के सैनिक परिवार की कठिनाइयों के पलायन से होने वाले खाली गाँव को मुख्य रूप से दिखाया गया कि किस प्रकार से जो राज्य के सैनिक परिवार हैं उनको किस प्रकार से कठिनाई हो रही है और किस प्रकार से पलायन कर रहे हैं और पलायन होने के बाद खाली गांव धीरे धीरे होते जा रहे हैं। ये सभी विषय मेजर निराला मूवी में इंक्लूड किए गए हैं। तो आप भी चाहें तो ध्यान रखिएगा, मेजर निराला की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो गढ़वाली फिल्म है, सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से देखा जाएगा। तो मेजर निराला गढ़वाली फिल्म जून 2018 में प्रदर्शित की गई थी। साहित्यकार तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, ध्यान रखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री तथा साहित्यकार पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज हमारा, इस वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज में। जय हिंद, वंदे मातरम।